आइए आज देखते हैं CGPSC द्वारा आयोजित होने वाली ITI प्रिंसिपल ग्रेड 2 एग्जामिनेशन 2016 का जो अभी एग्जाम वर्तमान में होने वाला है। उस पूर्व में एक एग्जामिनेशन हो चुका है 2016 में, उसमें आए हुए अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट के क्वेश्चनों के कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन के बेस पे ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी। 5 ऑप्शंस दिए हुए थे, 0, 1, -1, cos c एंड cos a प्लस सी। ठीक बात है। तो अब देखें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, और यहां आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का यूज हुआ है। डायगोनल में जो है वो 1, 1, 1 दिया हुआ है, उसके अलावा बाकी जो है वो cos दिया हुआ है। cos जो है वो कोसेकेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक, और उसी के साथ फिर a b c ये वैल्यू दी हुई है, मतलब ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल और साइड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ऐसे 3 एंगल का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिनका टोटल 0 हो रहा हो, क्योंकि और ABC के लिए कोई कंडीशन यहां दी हुई नहीं है। तो ऐसे तो बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे लिया हुआ है 30, 60 और -90। तो आप जब टोटल करोगे तो 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, और 90 माइनस 90 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी जो कंडीशन दिया है बिल्कुल वैसा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, -30 -60 और +90 ले लो। तो -30 -60 -90 हो जाएगा, और -90 +90 फिर 0 हो जाएगा। वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पे 0 ले लो और 45 45 ले लो। आप ऐसा भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो 45 0 45 करके आप ले लो, ताकि 45 0 -45 ले लो। यानी बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहां पे मैंने जो लिया हुआ है 30 60 और -90, ये कॉम्बिनेशन ले लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बेसिक वैल्यूज दी होती हैं, डिफाइंड वैल्यूज दी होती हैं। तो इन वैल्यू का यूज करके ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो अब सबसे पहले तो ए बी और सी की वैल्यू को रख देते हैं जहां जहां पे ए बी सी का प्लेस दिख रहा है। ये 1 हो गया। यहां cos c यानी cos -90 डिग्री हो जाएगा, cos -90 डिग्री। cos b दिया है तो cos 60 डिग्री हो गया। फिर cos c दिया है cos -90 डिग्री हो गया। cos a दिया है वहां पे cos 30 डिग्री हो गया। cos b cos a तो cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री हो गया। अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो एक और चीज ध्यान पे हम रख लेते हैं कि भाई cos ऑफ -थीटा, cos ऑफ -थीटा प्रॉपर्टी है ये, विल बी इक्वल टू cos थीटा। ये होता है प्रॉपर्टी, ध्यान रखें। cos ऑफ -थीटा एंगल विल बी इक्वल टू cos थीटा एंगल, प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। और यहां पे 3 चीजों की जरूरत पड़ रही है, cos 30, cos 60 और cos 90 की। तो ध्यान रखिएगा, cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल से वो होती है √3/2। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो 1 2 ये 3 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। ये सारी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। और cos -90 दिख रहा है, तो मैंने पहले ही बोला कि cos ऑफ -थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो cos -90 का मतलब cos 90 ही होगा। तो देखिए cos 90 दो प्लेस पे है, दोनों जगह पे 0 0 हो गया। cos 60 दो प्लेस पे है, दोनों जगहों पे cos 60 की वैल्यू हो गई हाफ हाफ। cos 30 दो प्लेस पे है, वहां वैल्यू क्या हो गई, √3/2। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपांशन कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट या तो रो या कॉलम को लेकर एक्सपांड किया जाता है। तो हमने ले लिया, चलिए 1 को लिए। 1 के लिए माइनर क्या हो जाएगा, रो कॉलम को छोड़ते हुए 1 × 1, ये 1 आ गया, माइनस √3/2 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, -0, ये -0 हो गया। और हाफ के करस्पॉन्डिंग लिए
तो हाफ के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 0 माइनस हाफ हो गया, ये 0 माइनस हाफ हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहां पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1 माइनस हो जाएगा आपके पास कितना, 1 माइनस यहां पे 3/4 हो जाएगा, और 1 माइनस 3/4 का मतलब यहां पे 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, और यहां पे 1/2 माइनस 1/2 यानी माइनस 1/4 हो गया, और 1 माइनस 3/4 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया, प्लस में 1/4 और माइनस में 1/4, तो इसलिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस कंडीशन को दिया था, इसलिए इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाए। अदरवाइज यदि हम इसको कॉज के फॉर्म में लेते तो क्योंकि अलग अलग एंगल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है तो बहुत से और भी फॉर्मूले या रिलेशंस की जरूरत पड़ती है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कंडीशन दिया हुआ है तो आप उसके लिए एंगल वैल्यू अज्यूम करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, वो ज्यादा आसान होगा। यहां पे 30, 60, -90 की जगह आप -30, -60 और +90 भी लोगे तो जैसा कि मैंने बताया cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, तो ये सारी वैल्यू ऐसी की ऐसी ही, यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा पुट करने के बाद। 45 करके भी लोगे, 45 0 और -45, तो cos 45 की वैल्यू लेकर भी देखोगे तो भी आपको यही सेम वैल्यू मिलेगी, यानी ए बी सी की वैल्यू आप लेकर ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर यदि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो सभी कंडीशंस में आपको पॉइंट नंबर ए या ऑप्शन ए की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 0। सेकंड और एक क्वेश्चन दिया था डिटर्मिनेंट से, देखें द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया है 3/3 का। फर्स्ट कॉलम में दिया है xp प्लस वाई, सेकेंड कॉलम में दिया है yp प्लस जेड, फिर 0, सेकंड में xp प्लस वाई, फिर दिया है yz yp प्लस जेड। ये फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम दिया है, इक्वल टू 0 है ऐसा बोला जा रहा है। यदि ये डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब यहां पे जो वेरिएबल यूज किए गए हैं x y z, उनमें क्या रिलेशन है, क्या ये एक्स वाई जेड एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या ये जो एक्स वाई जेड है वो आर इन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या, या ये जो एक्स वाई जेड है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है क्या, या ये जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कॉम्बिनेशन यदि ले लें वो एपी में होगा क्या, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स करके दो दो के पेयर में ले लें इसको साइक्लिक ऑर्डर में, तो क्या वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा क्या। तो ये कुछ स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई करके रिलेशन देखना होगा। तो एपी की कंडीशन, जीपी की कंडीशन और एचपी की कंडीशन ही हमको ध्यान पे रखना है। एपी मतलब यदि 3 नंबर एपी में है, मान लीजिए ए बी सी ये एपी में है, तो एपी में होंगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि यदि 3 नंबर है कंटिन्यूएशन में, एपी मतलब कॉमन डिफरेंस के साथ यदि है तो मिड वाले नंबर का ट्वाइस, उसका 2 गुना पहले और आखिरी नंबर के सम के बराबर होता है। और यही 3 नंबर यदि जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मिड वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप इसको डेफिनेशन समझ लो एपी और जीपी का, या कंडीशन आप समझ लो। यदि 3 नंबर एपी में है तो 2b यानी 2 इंटू सेकेंड वाला नंबर इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर होगा। यदि 3 नंबर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो पहले और तीसरे नंबर का मल्टीप्लीकेशन मिड नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। और एचपी क्या होता है, एचपी में ये एपी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब ये जहां पर बी लिखा है वहां 1/b हो जाएगा, ए की जगह 1/a और सी की जगह 1/c। एचपी को एपी का रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। तो ये एपी, जीपी और एचपी, इसकी कंडीशन बस हम ध्यान रखें। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से इन्हीं में से कोई एक कंडीशन हमको मिलने वाली है और उसी के बेस पे हम इसमें से ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए, तो अब देखें यहां पर क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में है और यहां पे 4 अननोन क्वांटिटी दिख रही है, एक्स वाई जेड तो वेरिएबल है ही, उसके अलावा यहां पी भी दिख रहा है, जबकि पी ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट में से
उस वाले पार्ट को हमको ज्यादा ध्यान देना है जिसमें P ना हो, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आने वाली है सॉल्व होके वो। और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू 0 इक्वेशन के फॉर्म में है ये। तो चलिए थोड़ा इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के थोड़ा इजी कर दें, जितने ज्यादा जीरो बना लेंगे उतना आसान हो जाएगा एक्सपांड करके वैल्यू फाइंड आउट करना। यहां पे देखिए y दिख रहा है, ये z दिख रहा है, और यहां पे भी सिमिलरली लास्ट वाले कॉलम में y z दिख रहा है। तो पहले क्या करते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर देते हैं। पहला ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को मैं माइनस कर दे रहा हूं। तो xp प्लस y में y माइनस हो जाएगा, ये y माइनस हो गया। yp प्लस z में से z माइनस हो गया, ये z माइनस हो गया। 0 में से yp प्लस z माइनस हो गया, तो 0 माइनस yp माइनस z हो गया। और उसके साथ फिर यहां पे y माइनस y 0 हो जाएगा, सिर्फ xp बचेगा नेक्स्ट वाले में। z माइनस z 0 हो जाएगा, yp बचेगा नेक्स्ट वाले में। और यहां पे तो 0 ही था, तो पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा माइनस yp माइनस z इसके पास। तो ये नया पहला कॉलम मिल गया, उसमें से एक एक वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब देखिए, अब जो बचा उसमें x y के साथ p दिख रहा है, और यहां पे आप सेकंड वाला कॉलम देखेंगे तो x y पहले से ही शुरू से ही दिया हुआ है। ये देखिए x y, यहां x y ऑलरेडी है। अब y z तो हमने हटा लिया, यदि इसमें p का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल ये दोनों वैल्यू को आगे जाकर के जीरो करना आसान हो जाएगा। तो साथ में कॉलम 2 में किसका मल्टीप्लाई कर लिए, p इंटू कॉलम 2। कॉलम 2 में किसका मल्टीप्लाई कर लिए, p का। तो x y, इसमें xp yp आ गया, और xp प्लस y में एक एक p और बढ़ गया, xp स्क्वायर और yp हो गया ये आपका। तो कॉलम 1 ट्रांसफॉर्म हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। और कॉलम 2 जो है उसमें p का मल्टीप्लाई करने से उसके दो वैल्यू पहले कॉलम की दो वैल्यू के बराबर हो गई। इन सब के इक्वल में 0 चल ही रहा है ना, ये पूरा इक्वल टू 0 के साथ चल रहा है इक्वेशन की तरह। अब देखिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 ऑपरेशन में लगाता हूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो xp माइनस xp ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और yp माइनस yp सेम है तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। माइनस yp माइनस z माइनस xp स्क्वायर माइनस yp, ये पूरी वैल्यू आ गई, और रेस्ट एज इट इज है। अब देखिए पहले कॉलम में 2 0 बन गए। अब यदि मैं एक्सपांड करूंगा तो बहुत आसान है, मेरे को केवल एक वैल्यू के लिए एक्सपांड करना है। ये 0 के लिए तो मैं जो भी वैल्यू लूंगा 0 ही आएगा, इस 0 के लिए 0 ही आएगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाली वैल्यू के लिए निकालना है। बाकी तो मेरे पास क्या मिला, 0 माइनस 0 प्लस ये 0, इसके लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, ये पूरी वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू आ गई। इसमें जो सेम वैल्यू है yp और yp ये मैंने जोड़ दिया, माइनस 2yp माइनस z माइनस xp स्क्वायर हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा रो और कॉलम आप छोड़ देते हो तो इतना माइनर आपको दिखेगा, इसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको लेना है। xp इंटू z आ गया, और माइनस आपका y स्क्वायर p आ गया, zxp माइनस क्या आ गया, y स्क्वायर p आ गया। इसमें से भी देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें सब में माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन निकाल लिए, और यहां से p बस को कॉमन निकाल लेते हैं। अब मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि स्टेटमेंट के अनुसार ऐसे वाले टर्म को देखना है, मतलब इसके बराबर में आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने से 3 पेयर मिल गए आपको। एक इसमें x y z p सारा कुछ है, इसमें केवल x y z है, और एक p जो था वो कॉमन हो गया, वो अकेला है p। तो इन तीनों में से इसको बस छोड़ के बाकी सब को आप ट्रांसफर कर दीजिए। इसके इक्वल में जो 0 चल रहा है उसका यूज अब है, इसको भी ट्रांसफर कर दीजिए। अभी ये इनटू में है, ये 0 बाई हो करके ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और p को भी भेज दीजिए, तो आपके पास zx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। माइनस वाई स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यानी एक्स वाई जेड ऐसा बोलते हैं। तो मिड वाले का स्क्वायर बराबर आ रहा है पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट आ रहा है फर्स्ट और लास्ट का, और मिड वाले का स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। एक कंडीशन भी ऐसी आपको मिल गई, तो अब इसके बेस पर आप इनमें से स्टेटमेंट ले सकते हो, यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक्स वाई जेड किस प्रोग्रेशन में है,
जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि वो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है कि यदि 3 नंबर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो सेकंड वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के या प्रोडक्ट के बराबर होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में कैसे नंबरों को बोला जाता है, जो गुणा होकर आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 में 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया 6 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 12 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 24, ये है जीपी। तो अब देखो इसका प्रोडक्ट करो, 12 और 3 का प्रोडक्ट करो 36 और 6 का स्क्वायर करो 36, बराबर आ रहा है। तो यही है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसी के बराबर आ रहा है कंडीशन, इसलिए इसमें आंसर लिया गया था एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से पूछा गया था। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। आर अल्फा एंड बीटा स्क्वायर, मतलब यदि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट मिलते हैं, मान लीजिए वो 2 रूट क्या क्या है, क्वेश्चन में उनके नेम बताए गए हैं, अल्फा और दूसरे वाले का बीटा स्क्वायर, और ये भी बताया गया है कि बीटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हाफ से ग्रेटर है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 या 1/2 से ग्रेटर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन whose roots are alpha plus I beta to the power 100 and alpha minus I beta to the power 100। तो अब इसके जो रूट्स अल्फा और बीटा स्क्वायर हैं, हमें इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद ये 2 नए रूट तैयार करने हैं, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा टू दी पावर 100। ये जो रूट्स मिलेंगे, इस रूट्स का जो इक्वेशन होगा वो यहां नहीं दिया है, जैसे अल्फा बीटा स्क्वायर के लिए उसका इक्वेशन बताया गया है, लेकिन ये जो अल्फा प्लस आई बीटा टू दी पावर 100 और अल्फा माइनस आई बीटा टू दी पावर 100 जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस आई बीटा 100 एंड अल्फा माइनस आई बीटा टू दी पावर 100, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट की जरूरत होगी, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज होगा और साथ में यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स जो हैं वो यूज होंगे। याद रखिएगा, यदि आपको किसी इक्वेशन के रूट पता है, उस रूट का सम और उस रूट का प्रोडक्ट यदि आप निकाल लेते हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मेशन मेथड है कि यदि आपको उसके 2 रूट का सम और दोनों रूट का प्रोडक्ट पता है तो आप रखेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ओवरऑल मतलब करना क्या है, ये जो नेम बताए गए हैं यदि इनका तो सम और इनका प्रोडक्ट यदि हमको मिल जाए तो उसे हम यहां वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके हम इक्वेशन बना लेंगे। अब ये जो रूट है उसमें नोटेशन में अल्फा और बीटा यूज हो रहा है और ये अल्फा और बीटा एक दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नेम दिया है इसकी एक्चुअल नंबर वैल्यू हमको पता करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिए गए इक्वेशन से। दिया गया इक्वेशन है 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। a की जगह दिख रहा है 8, b के प्लेस पे दिख रहा है माइनस 10, c के प्लेस पे दिख रहा है प्लस 3। ये a b c हो गया। और रूट्स के नेम क्या क्या दिया है, अल्फा बीटा स्क्वायर, ये जैसा दिया है वैसा लेंगे, बीटा स्क्वायर में दिया है, अल्फा में स्क्वायर नहीं है वैसा लेंगे। इसका सम निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम जो है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये फॉर्मूला है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो देखिए b के प्लेस पे यहां पे क्या है आपके पास माइनस 10, तो माइनस सम के फॉर्मूले में आता है b बाई ए, तो हो गया 10 माइनस 10 बाई 8।
और प्रोडक्ट जो है वो होता है C बाई ए। C मतलब ये कांस्टेंट वाली वैल्यू, ये लास्ट वाली और ये फर्स्ट वाली, लास्ट वाला 3 फर्स्ट वाला 8, ये हो गया प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 10/8, 10/8 हो गया माइनस माइनस प्लस, इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 से 5 टाइम पे कट हो गया और नीचे 4 टाइम पे, तो 5/4 आ गया। और प्रोडक्ट हो गया आपका 3/8, ये तो कट नहीं होगा। अब यहां से मेरे को अल्फा बीटा चाहिए अलग अलग, ये तो मेरे को सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया, ये मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू, और मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब क्या करते हैं, यहां से पहले वाले से देखो बीटा स्क्वायर को रख के अल्फा को ट्रांसफर कर देता हूं मैं किधर पे, अल्फा को मैं ट्रांसफर कर देता हूं इधर राइट साइड पे, तो प्लस अल्फा है माइनस अल्फा करके आएगा। बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है 5/4 माइनस अल्फा, वो अब रख देते हैं ये सेकंड वाले में बीटा स्क्वायर की जगह, ऐसा अल्फा इंटू 5/4 माइनस अल्फा इक्वल टू 3/8। अब ये प्योरली अल्फा का इक्वेशन है। अब ये सॉल्व होगा तो अल्फा मिल जाएगा, जब अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो ये सेकंड वाले में वापस आके अल्फा रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो मेरे को बीटा भी मिल जाएगा। तो जब वो मिलेंगे अल्फा बीटा, तब नए इक्वेशन के बारे में बात होगी। नया इक्वेशन के रूट का नोटेशन दे दिया है, वैल्यू नहीं बताया है। चलिए अब ये मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां पे एलसीएम निकालूंगा, 4 इंटू अल्फा, 4 अल्फा आ गया, डिवाइडेड बाई 4 रहेगा, इसको राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि 8 को कट कर सकता है 4, तो ये राइट साइड ट्रांसफर हो गया तो गुणा में आ जाएगा, ये इंटू 4 हो गया, 4 2 जा 8, 3/2 हो गया ये। अब देखिए आप, अल्फा इंटू 5 माइनस 4 अल्फा बचा, यहां पे एलसीएम से 4 अल्फा हुआ था, डिवाइड बाई 4 ट्रांसफर, और यहां से ये जो डिवाइड में 2 है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको वापस लेफ्ट साइड भेज दीजिए तो 2 अल्फा के साथ आ गया, 2 अल्फा, 5 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू, इधर खाली क्या बच गया, 3 बच गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 अल्फा इंटू 5 कितना हो गया, 10 अल्फा, 2 अल्फा इंटू माइनस 4 अल्फा माइनस 8 अल्फा स्क्वायर, और राइट साइड में कितना है 3। अब इस सारी वैल्यू इसी साइड ट्रांसफर कर लो, तो माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 8 अल्फा स्क्वायर, प्लस 10 अल्फा, 10 अल्फा के सामने कुछ नहीं यानी प्लस है, वो ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो माइनस 10 अल्फा, और 3 तो अपने साइड में ही है प्लस 3, और एक साइड क्या बच गया पूरा 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया। ये फिर से अल्फा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है फॉर्मूला मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, यानी यदि इक्वेशन में x रहता है तो यहां अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस इक्वेशन में a मतलब 8, b मतलब माइनस 10 और c मतलब आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो यही वैल्यू आप इसमें रख देते हो तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको दो वैल्यू, दो रूट्स आपको क्या क्या मिल गए, 12/16 और 8/16 मिल गया। क्लियर हो गई बात। इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे सीधे जो इक्वेशन दिया है उसके नोटेशन दिए थे तो ये सीधा ही हम रख देते तो भी आपको ये दो वैल्यू मिल जाती, एक अल्फा कहलाता, दूसरा बीटा स्क्वायर कहलाता, लेकिन एक कंडीशन के कारण हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। अब देखिए ये 12/16, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए, दो वैल्यू मिल गई, ये हो गया आपका 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, और ये आपका 8 1 जा और 8 2 जा 16, 3/4 और 1/2। अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, अल्फा की दो वैल्यू, लेकिन दोनों में से यहां पे कोई एक ही वर्क करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीटा के लिए कंडीशन दे दिया गया है कि बीटा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि अल्फा की वैल्यू यदि आप ले लोगे क्या 3/4, अल्फा की वैल्यू आप यदि 3/4 लेते हो और आप पुट करते हो अल्फा बीटा स्क्वायर वाले में, तो बीटा की वैल्यू आ रही है बीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ, जबकि ये होना चाहिए ग्रेटर देन हाफ। तो मतलब ये जो पहली वाली वैल्यू है ये फिर आप नहीं लोगे, यानी ये किसके लिए यूज होगा, फिर ये अल्फा के लिए 1/2 यूज होगा। अल्फा इक्वल टू 1/2 लेते हो, और यदि आप अल्फा बीटा स्क्वायर वाले में रख देते हो, ये रहा अल्फा बीटा स्क्वायर, तब ये वाला केस नहीं आएगा, तब बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हाफ से बड़ी आ रही है। देखो अल्फा की जगह हाफ रखे,
ट्रांसफर किया तो 1/2, ट्रांसफर हुआ तो 2/1 हो गया, 3/4 आया, बीटा स्क्वायर है, ट्रांसफर करोगे तो √3/2। √3/2 इसकी लगभग वैल्यू यदि आप निकाल के देखोगे तो आप देखो कि इसकी जो टोटल वैल्यू है ग्रेटर देन हाफ आएगी, हाफ यानी 0.5, हाफ यानी 0.5, इससे बड़ी आती है वैल्यू, क्योंकि अब वैसे भी सेकंड ऑप्शन ही बचा है। यदि एक आपने डिस्कार्ड किया है, एक आपने नहीं लिया बीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ, तो ऑब्वियस है कि मेरे पास सेकंड और लास्ट ऑप्शन क्या है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/4 यानी बीटा इक्वल टू √3/2। तो भाई अल्फा इक्वल टू डिसाइड हो गया हाफ, और बीटा की कंडीशन यानी बीटा का रूट डिसाइड हो गया √3/2। अब ये इस लाइन पे अभी हमने वर्क किया है। अब आते हैं जो नया इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, उसके रूट्स का नोटेशन हमको बताया गया है। अल्फा प्लस आई बीटा पावर 100, अल्फा माइनस आई बीटा पावर 100, अल्फा प्लस आई बीटा यानी अल्फा इक्वल टू हाफ, बीटा इक्वल टू √3/2, अल्फा इक्वल टू हाफ, बीटा इक्वल टू √3/2। तो 1/2 प्लस i√3/2, 1/2 माइनस i√3/2। यदि इसमें पावर नहीं दिया होता, पावर 100 यदि इसमें नहीं दिया होता, तो सिंपली मैं इन दोनों को एक बार जोड़ देता तो सम ऑफ रूट मिल जाता, और गुणा कर देता तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलता, मतलब बिल्कुल सिंपल था। लेकिन क्योंकि इस पे पावर 100 है तो अब यहां से थोड़ा प्रोसेस को और मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब इस पर यदि मैं लेता हूं पावर 100, तो पूरे वैल्यू पे पावर आ गया कितना, यानी इस पर यदि मैं लूंगा 100, इस पर मैं लेता हूं 100, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, पावर 100 आ गया। इधर भी ये पावर क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया, इस तरीके से आ गया। तो अब पावर को आप नॉर्मली जैसे स्क्वायर या क्यूब है तब तो फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन यदि पावर 100 है तो नॉर्मली ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रूल होता है कि भाई ये देख लीजिए कि दी गई वैल्यू क्या कॉस और साइन के एंगल में लिखी जा सकती है क्या, तो बिल्कुल लिखी जा सकती है। 1/2 जो है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जबकि √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 60 डिग्री, पाई मतलब 180, 180/3 तो 60 डिग्री हुआ, इसको मैंने पाई के फॉर्म में लिखा है, cos π/3 प्लस आई साइन π/3, और यही सेम वैल्यू यहां पे माइनस में है, तो cos π/3 माइनस आई साइन π/3। इससे बेनिफिट क्या होगा, यह रूल होता है कि यदि cos थीटा प्लस या माइनस आई साइन थीटा इस फॉर्म में आपको मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आई वाले के साथ यदि साइन है और रियल वाला पार्ट यदि cos है, और उस पे n यानी कोई भी फाइनाइट नंबर पावर में है, तो वो n जो है वो एंगल के साथ गुणा हो जाता है। ये रूल क्या कहलाता है, डी मॉइवर का थ्योरम या डी मॉइवर का रूल कहलाता है। किसके लिए होता है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर जब इसी फॉर्मेट में हो, कॉस थीटा प्लस और माइनस साइन थीटा, आई साइन थीटा। रियल पार्ट कॉस होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इस फॉर्म में यदि है तो ये क्या कहलाता है, आपका डी मॉइवर का रूल यहां लग सकता है। तो यदि मैं इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लिख दिया तो सिंपली ये 100 अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें रूल लगा देते हैं, तो ये वाला 100 यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा और यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही यहां पे 100 जो है यहां आके मल्टीप्लाई होगा और यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से। तो अल्फा प्लस आई बीटा टू दी पावर 100 कॉस 100 π/3 आई साइन 100 π/3, अल्फा माइनस आई बीटा टू दी पावर 100 कॉस 100 π/3 माइनस आई साइन 100 π/3। अब इसको जोड़ देते, पावर तो है ही नहीं, सीधे सीधे जुड़ेगा, तो प्लस आई साइन 100 π/3 और माइनस आई साइन 100 π/3 कैंसिल आउट हो गया। बचा आपके पास क्या, कॉस 100 π/3 कॉस 100 π/3 मतलब 2 कॉस और π/3 मतलब 60, तो कितना हो गया भाई, ये वाला हो जाएगा आपका 600 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। 600 डिग्री के इक्विवेलेंट के बराबर इसकी वैल्यू है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 × 360 माइनस थीटा के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो, ठीक बात है। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इसको 600 करके हम लेके चल रहे हैं, तो 600 इसको लेके चलते हैं, तो 2 × 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में ये आ गया, और n × 360 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया आपका 2 cos 120 डिग्री, और किस रूल पे बना ये, cos n × 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 120 डिग्री
इक्वल टू 2 इंटू माइनस हाफ। तो यहां पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई -1। तो ये मतलब इसका सम क्या आ गया, इसका सम आ गया -1। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में हम देखें, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा टू द पावर 100 इंटू अल्फा माइनस आई बीटा टू द पावर 100। तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड होल टू द पावर 100। जब भी पावर सेम है तो आप दोनों वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर लो और पूरे पे आप पावर में कॉमन ले लो, कितना, 100। आप ऐसा कर सकते हो। और ये हो गया आपका कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इसको आप बोल दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या सिंपली आप इसकी वैल्यू रख करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपके पास वैल्यू क्या क्या है, आपके पास है 1/2 प्लस आई √3/2, ये एक वैल्यू है, इंटू 1/2 माइनस आई √3/2, ये एक वैल्यू आपके पास है। पावर आपके पास 100 पूरे में से कॉमन ले लिए हैं हम। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपके पास, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पावर 100 -1 होता है यानी प्लस हो गया, तो क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4 पावर में 100, और 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4, 4/4 यानी 1 का पावर 100, ओवरऑल क्या आ गया, 1 आ गया। ये क्या हुआ आपका, ये प्रोडक्ट हो गया। और ये हमने क्या निकाला था, ये हमने सम निकाला था, ये हमने सम निकाला और ये हमने क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। तो आप देखो सम कितना मिला है -1 और प्रोडक्ट कितना मिला है +1। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहां आएगा -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। सारा वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए यहां पर थोड़ा सा, जब आपको अल्फा प्लस आई बीटा टू दी पावर 100, अल्फा माइनस आई बीटा टू दी पावर 100 करके आपको जब दिया हुआ है, तो आपको ये एक्चुअल में दो क्वेश्चन जैसा हुआ। आपको एक इंफॉर्मेशन में एक इक्वेशन दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसकी सारी वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसके जो रूट आएंगे उनका नाम दिया गया है, उनके नाम अल्फा और बीटा स्क्वायर होंगे, और जो बीटा स्क्वायर है वो हाफ से ग्रेटर वाला होगा। तो मैंने आपको इसमें सम ऑफ रूट के बेस पे बताया। अब जब ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कीजिए फॉर्मूला मेथड से, आपको दो वैल्यू मिल जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू, 3/4 1/2 मिल जाएगी। और जब 3/4 1/2 मिल जाएगा तो क्योंकि 1/2 तो बीटा स्क्वायर हो नहीं सकता, ए वाले को बीटा स्क्वायर लेंगे आप, और 1/2 को आप क्या लोगे, अल्फा, यानी सीधे आप इस स्टेप पे आ गए। और इसके बाद आप सीधे अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा वाला फॉर्म आप निकालोगे, और उस फॉर्म को निकालने के बाद आप उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहां और एक चीज ध्यान पे रखिएगा, 100π/3 करके यहां पे लिए हैं जो, वो कौन सा रूल है, ये केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही अप्लाई होता है। ये डी मॉइवर का रूल है, ध्यान रखिए। डी मॉइवर जब cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर n होता है, तभी वो n इधर मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, ये थीटा अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहां पर जो दी गई दोनों वैल्यू है वो cos के लिए और साइन के लिए सेम एंगल पे चेंज हो रही थी, इसलिए हम इसको ऐसा कर पाए। यदि ये दोनों वैल्यू ऐसे ही हो जाती कि ये cos के 60 डिग्री के लिए होता, ये साइन के 30 डिग्री के लिए, यानी एंगल चेंज होते, तो हम इसको नहीं लगा पाते। यहां पे बिल्कुल नोटेशन ध्यान दीजिएगा, थीटा सेम होंगे तभी ये फाइनाइट पावर जो है n वो अंदर थीटा के साथ दोनों प्लेस पे मल्टीप्लाई होता है, और इस रूल का नेम है डी मॉइवर का रूल। यहां पे 2 cos, ये पूरा 100 वाला जो पार्ट है ये ध्यान रखिएगा, 2 × 360 डिग्री वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है,
ये आपका n इंटू करके होगा। तो n मतलब आप ये समझ लीजिए कि यदि ये 6000 है, 6000 हो, उस फॉर्म में यदि लें, 600 के बेस पे हमने बनाया है इसको, लेकिन इसमें यदि मान लो 0 बढ़ा तो ये 20 हो जाएगा, और 20 होने से भी ये सेम ही वैल्यू देगा, यानी 10 का मल्टीपल होने से भी ये सेम वैल्यू देता है। इसमें लगा है कौन सा फॉर्मूला, cos n इंटू 360 माइनस थीटा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू का मल्टीपल, तो ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का, प्योरली ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल यहां पे अप्लाई हुआ है। तो बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकेगा। तो इन सारी वैल्यू को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, और इन सभी के बेसिस पे जो रिजल्ट लिया गया है फाइनल आंसर में, और जो आएगा भी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में, वो है x² + x + 1 = 0।